वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एडवोकेट अचिंता एच की सेकंड पार्ट को, और ये सीजन 2 है। मतलब इस बार की कहानी सीजन 1 से बिल्कुल अलग होगी, लेकिन कैरेक्टर्स को समझने के लिए किसका क्या रोल है और कौन कितना इंपॉर्टेंट रखता है, ये सब चीजें जानने के लिए आपको सीजन 1 देखना जरूरी है। अगर आपने पहले देख लिया है तो चलिए सीधा सीजन 2 की ओर बढ़ते हैं। इस सीजन की कहानी राणा नाम के एक ड्राइवर के आसपास घूमती है दोस्तों, जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने अपने ही मालिक की 17 साल की बेटी को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया और फिर उसकी हत्या भी कर दी। राणा के खिलाफ सबूत भी काफी मजबूत हैं, यहाँ तक कि लड़की के शरीर से मिला सीमन सैंपल भी राणा से मैच करता है और ये सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है कि ये जुर्म उसने ही किया। लेकिन राणा फिर भी इस बात पे टिका हुआ है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, अमित इस केस को लेने का फैसला करता है ताकि वो सच को सामने पहुंचा सके, दुनिया की नजर में ला पाए। शायद कोई ऐसा राज जो सारे सबूतों को उल्टी दिशा में लेके जाए। अब सवाल यह है कि क्या अमित साबित कर पाएगा कि राणा ने असल में क्या किया। आइए स्वागत आपका देखते हैं। सीरीज की शुरुआत प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोगों से होती है दोस्तों, जो राणा को फांसी की सजा दिलवाना चाहते हैं क्योंकि उसने 17 साल की दीप्ति के साथ दुष्कर्म करके उसको मार डाला। लोग इंसाफ की मांग कर रहे होते हैं। यहाँ इनका प्रोटेस्ट चल रहा होता है और वहाँ राणा की पत्नी अपने आप को कमरे में बंद करके खुद पर केरोसिन छिड़क देती है, क्योंकि उसको पता है उसका राणा इस तरह की हरकत कभी कर नहीं सकता। लेकिन तब भी पुलिस वालों ने उसको पकड़ के रखा होता है दोस्तों, ताकि उसको फांसी दी जा सके। और ये सदमा राणा की पत्नी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। कमरे के बाहर उसकी 5 साल की बच्ची रिया चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रही होती कि माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो, आप ऐसा क्यों कर रही हो, मत करो। पर उसकी माँ नहीं सुनती और खुद में आग लगा लेती है। रिया भागकर लोगों के पास जाती है ताकि मदद बुला सके। उसके पड़ोस में दोस्तों अमित रहा करता है और आज उसकी उसी कांस्टेबल के साथ एंगेजमेंट हो रही है जिसने, अगर आपने पहला सीजन देख लिया है तो अमित को पिछले सीजन में अच्छा साथ दिया था उस कांस्टेबल ने। तभी रिया आकर उसको सारी बातें बताती है। अमित और आस पड़ोस के लोग जल्दी जल्दी वहां पे आ जाते हैं और दरवाजा तोड़कर रिया की मां को बाहर निकालते हैं। लेकिन पहले उसको 3rd डिग्री बर्न आ चुका था दोस्तों। तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई जाती है। फिर रिया की मां को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बेचारी रिया अकेली हो चुकी थी, पिता जेल में है और माँ हॉस्पिटल में। इसीलिए अमित रिया को अपने साथ रखने का फैसला करता है जब तक उसकी माँ ठीक नहीं हो जाती। अमित के पिता कहते हैं कि तुम रिया को यहाँ नहीं रख सकते, आस पड़ोस के लोग गुस्सा करेंगे, क्योंकि तुम्हें उनकी मेंटालिटी नहीं पता ना। वो नहीं देखेंगे कि ये बच्ची है, उन्हें तो बस यही लगेगा कि ये राणा की बेटी है जो कि जेल में है, इसलिए प्लीज यहाँ मत रखो इसको। इसके बाद अमित रिया के साथ दोस्तों खेलने में लग जाता है ताकि वो उसको टेंशन से थोड़ा बाहर कर पाए। तो तब रिया कहती है, अमित अंकल क्या आप मेरे साथ भूतम सीरियल देखोगे? हर रोज 8:30 बजे आता है और 9:30 बजे खत्म होता है। मैं डेली अपने पिता के साथ देखती थी। उस रात भी काम खत्म करके मेरे पिता टाइम पर घर आ गए थे और हम दोनों मिलकर भूतम देख रहे थे। लेकिन सुबह होते ही उन्हें पुलिस पकड़ कर लेकर गई। ये सुनकर दोस्तों अमित के दिमाग में क्लिक होता है कि दीप्ति की हत्या करीब 9 बजे के अराउंड हुई। लेकिन अगर उस टाइम राणा अपने घर पर सीरियल को देख रहा था तो उसने उस टाइम दीप्ति को कैसे मारा? अभी तक अमित ने राणा का केस लिया भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि राणा अपराधी हो सकता है। लेकिन अब रिया तो बच्ची है और उस बच्ची की बातों को सुनकर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी निर्दोष को फांसी की सजा दिलाने की तैयारी की जा रही हो। मतलब राणा अपराधी ना हो और कोई और हो, और ऐसा तो मैं होने दे नहीं सकता। फिर वो फैसला करता है कि मुझे राणा का केस खुद लड़ना होगा। दुनिया जो कह रही है वो सब झूठ है और उस झूठ के पीछे सच्चाई दब रही है। लेकिन राणा का केस लेना इतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि राणा को फांसी की सजा तो हो चुकी थी, कल के दिन उसको फांसी दी जाएगी। राणा का कोई डिफेंस वकील भी नहीं होता। प्रोसिक्यूटर नंदिनी नाम की महिला थी और एक महिला दोस्तों लड़की के साथ ऐसा काम करने वाले को छोड़ कैसे सकती है, इसीलिए आखिरकार उसने कोर्ट को फांसी देने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ राणा को उसका आखिरी खाना दिया जाता है, क्योंकि अब उसको फांसी होने वाली है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसे पता था कि वो निर्दोष है, लेकिन फिर भी उसको फांसी पर लटकाया जाने वाला है, ये उसको डर था। सारी तैयारियों के साथ उसको वहां से ले जाया जाता है जहां मतलब उसको फांसी दी जाएगी। उसके मुंह पे कपड़ा रखकर गले में फंदा डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे फांसी होने वाली थी, सही समय पर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि ये फांसी नहीं होगी, क्योंकि अमित ने राणा का केस ले लिया है और वो उसको डिफेंस करना चाहता है। फंदे पर खड़े होकर उतरने के बाद एक हल्की सी सही लेकिन उम्मीद राणा के अंदर जरूर आ जाती है कि शायद दुनिया को उसकी मासूमियत का सबूत जल्द ही मिलने वाला हो। अब ये होने से नंदिनी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसी के साथ साथ दीप्ति के माता पिता के ऊपर और गहरा सदमा आ जाता है कि दोबारा कोर्ट में जाकर सबके सामने बताना पड़ेगा कि उनकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ। जैसे कि उनकी बेटी की लाश बिना कपड़ों के बेड पर थी, जहां शरीर से ज्यादा खून नजर आ रहा था। जाहिर सी बात है दोस्तों, माता पिता के लिए बार बार करना बहुत ही दिक्कत भरा होता है, इसीलिए वो परेशान होते हैं, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। ये केस रीओपन हो चुका था। इधर अमित को मोहल्ले वालों ने परेशान करके रखा हुआ था। वो तो उसे और उसके घर वालों को धमकाना शुरू कर देते हैं कि बताओ यार, एक अपराधी को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग, बहुत ही गलत बात है। लेकिन अमित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश भर से लोग अमित से इतना गुस्सा हो चुके थे
कि जहां वो दिख जाए उस बेचारे को मारना शुरू कर दे। तो अमित को कोर्ट तक बुर्का पहनकर आना पड़ जाता है, वरना पब्लिक तो उसको मारेगी। ये सब अमित बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये चीज उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि एक निर्दोष को सजा हो जाए। अब अमित राणा से मिलने जाता है और उससे कहता है कि देखो, सारी की सारी बात मुझे एकदम डिटेल में बताना कि आखिर उस रात हुआ क्या था, मैं सब जानना चाहता हूँ। अमित सारी बात नोट भी करता है दोस्तों, क्योंकि अगर अपराधी कहानियां बनाता है तो हर बार उसकी कहानी में थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन जब इंसान सच कहता है तो वो 100 बार भी क्यों ना बोल दे, सेम चीज ही बोलेगा। अब राणा की कहानी के मुताबिक हम उसी रात का सीन देखते हैं जब दीप्ति की हत्या हुई थी। तो उस रात दोस्तों राणा दीप्ति को उसके पियानो क्लास से पिकअप करके घर लेकर आता है। तभी दीप्ति के माता पिता मिलते हैं, जो किसी पार्टी को अटेंड करने जा रहे थे। वो दीप्ति को अपना ख्याल रखने को कहकर और राणा को टाइम पर घर चले जाने के लिए कह देते हैं, जिसके बाद दीप्ति ऊपर चली जाती है और राणा गाड़ी पार्क करने में लगा होता है। पार्क करके चाबी रखने के लिए जब वो ऊपर जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक बूढ़ी आंटी से होती है। वो राणा से कहती है कि यहाँ काम करके तुम्हें कम सैलरी मिल रही है, मेरे साथ काम करो, बस मुझे यहाँ वहाँ छोड़ देना, मैं अकेले ही रहती हूँ, अच्छी सैलरी दूंगी तुमको, क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे जैसा इंसान ही चाहिए मुझे। पर राणा कहता है कि दीप्ति का परिवार तो मेरे लिए फैमिली की तरह है और वो भी मुझे अपनी फैमिली मानते हैं, इसीलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तो बूढ़ी आंटी कहती जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ कभी तुम्हारा इरादा बदले तो बेझिझक आ जाना मेरे पास। इतना कहकर वो चली जाती है वहां से। जिसके बाद राणा दीप्ति के अपार्टमेंट में जाता है। उसको जाते हुए दोस्तों पड़ोस में रहने वाला अग्रवाल देख लेता है। वो दीप्ति को उस टाइम बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा होता है, तो उसके मुंह पे गुस्से से राणा दरवाजा बंद कर देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन हम देखते हैं कि राणा बुक्स की दुकान पर आया हुआ है रिया के लिए बुक्स खरीदने। वो जल्दी जल्दी कर रहा होता है क्योंकि भूतम सीरियल लगने वाला था। जिसके बाद वो घर की ओर चला जाता है। रात बिल्कुल नॉर्मल गुजरती है, लेकिन सुबह सुबह ही पुलिस वाले राणा को दुष्कर्म और दीप्ति की हत्या के आरोप में उठा लेते हैं, क्योंकि जब दीप्ति के माता पिता घर आए उन्हें दीप्ति की लाश मिली। घबराहट में उन्होंने आस पड़ोस वालों को बताया तो अग्रवाल ने सीधे कह दिया, मैंने तो राणा को देखा था आखिरी बार कमरे में जाते हुए, उसके बाद वो डर के मारे जल्दी जल्दी भाग भी रहा था, मुझे लगता है उसी ने हत्या की होगी। बस इसीलिए दीप्ति के माता पिता को सारी बातें ऐसे लगी जैसे कि राणा ने सब कुछ किया। और दोस्तों अब प्रेजेंट में एक दुखद खबर आती है कि राणा की पत्नी ज्यादा जलने की वजह से अपनी जान गंवा चुकी है। इस चीज से बेचारा राणा तो दुखी होता ही है, अमित को भी काफी बुरा लगता है। रिया और राणा तो बिल्कुल टूट चुके थे कि ऐसा हो नहीं सकता, ये हमारे परिवार को अचानक से हो क्या गया है। दूसरी तरफ नंदिनी बड़ी तैयारी में थी कि कैसे भी राणा को फांसी देकर रहेगी दुष्कर्म और हत्या के आरोप में। अब उसका सोचना यह था कि अगर अमित केस नहीं भी जीता तो भी वो कुछ न कुछ सबूत दिखाकर फांसी की सजा को टाल देगा, जो कि दोस्तों नंदिनी नहीं चाहती थी। इसीलिए वो एक और एक्स्ट्रा आरोप राणा पर लगा देती है कि जब राणा घर के अंदर आया तो उसने पहले दीप्ति को हॉस्टेज बनाया होगा, फिर दुष्कर्म किया होगा। वो हॉस्टेज वाला आरोप लगाकर केस को और सॉलिड कर देती है ताकि फांसी हो जाए कंफर्म। दूसरी तरफ अमित पुलिस स्टेशन आकर केस फाइल चेक करता है। उसको पता चलता है कि पुलिस वालों को हत्या किस हथियार से की गई है वो तो मिला नहीं, तो वो ऑफिसर से इसके बारे में पूछता है। ऑफिसर कहता है कि सबूत सारे राणा के खिलाफ थे, तो हत्या से क्या लेना देना, इसीलिए हमने तो उसको ढूंढा नहीं। अमित दोस्तों समझ तो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो अभी कुछ कहता नहीं। इसके बाद वो उसी पड़ोस वाली आंटी के पास आता है और उनसे कहता है कि क्या आपको लगता है राणा ऐसा कर सकता था, मतलब किसी की हत्या? तो आंटी कहती बिल्कुल भी नहीं, मैंने खुद उसको जाते हुए देखा था, उसको तो गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन मेरी बात तो कोई सुन नहीं रहा है। मैंने तो राणा के जाने के बाद एक बंदे को दीप्ति के अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए भी देखा था, लेकिन मेरे चश्मे का नंबर ज्यादा है, इसीलिए मैं क्लियर तरीके से उसका चेहरा नहीं देख पाई। लेकिन अगर वो इंसान मेरे सामने दोबारा आता है तो मैं उसको पहचान जरूर लूंगी। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि दीप्ति की माँ का किसी हरीश नाम के आदमी से चक्कर चल रहा है, जिसके बारे में उसके घर पर किसी को भी नहीं पता। और जब घर पर कभी कोई रहता नहीं था ना, तो हरीश घर पर आता था। कभी कभी तो वो हरीश के साथ कहीं जाती भी थी। और जहाँ तक कि मैंने सुना है ना, वो हरीश कोई बिल्डर है, साथ ही दीप्ति की एक पक्की दोस्त भी है जिसका नाम ईशा है। वो दोनों अक्सर मेरे घर पर आया करते थे। दोस्तों अब इतनी चीजें काफी थी अमित को केस आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ अमित का खबरी अग्रवाल पर नजर रखे होता है। तब उसको दिखाई देता है कि अग्रवाल ईशा से मिलने के लिए आया हुआ है और खबरी चुपके से दोनों की बातें सुन लेता है। जहां ईशा कह रही थी, देखो अग्रवाल, किसी को इसके बारे में मत बताना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। और खबरी समझ चुका था दोस्तों कि अग्रवाल ईशा को ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत ये बात अमित को जाकर बता देता है। अगले दिन रीओपन के बाद पहली सुनवाई का दिन होता है। नंदिनी सीधे जज से कहती है कि माय लॉर्ड, अमित सिर्फ हमारा टाइम पास कर रहा है, रीओपन का कोई मतलब ही नहीं बनता। मर्दों पर जब भी ऐसे आरोप लगते हैं, सारा मर्द समाज उसको अपने ऊपर ले लेता है। उन्हें कैसे भी करके ये अपराध छुपाने होते हैं। यही काम अमित भी करने की कोशिश कर रहा है। वो तो बस मर्द समाज की इज्जत बचाना चाहता है, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि उसको भी पता है राणा ही अपराधी है। मैंने सारे सबूत जो भी राणा के खिलाफ है उसके बिना पर ही फांसी की मंजूरी हासिल की थी, और किसी के भी केस को रीओपन करने से ये बदला नहीं जाएगा।
ये मेरी रिक्वेस्ट है सर। अमित तो सोच में पड़ जाता है दोस्तों कि यार नंदिनी से केस जीतना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सारे सबूत राणा के खिलाफ है। पहली सुनवाई उतनी खास तो नहीं जाती अमित के पक्ष में, मतलब इसीलिए वो सीताराम से मिलने जाता है और उससे मदद मांगता है दोस्तों कि सर आज भी आप मेरे लिए एक सीनियर हो और एक जूनियर के नाते आपकी मैं मदद चाहता हूँ इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो सीताराम उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। सबूत वगैरह देखने के बाद दोस्तों वो अमित से सिर्फ इतना कहता है कि हत्या वाला हथियार ढूंढो, वही केस में मदद करेगा। अगर हथियार पुलिस को नहीं मिला तो अभी भी घर पर ही मौजूद होगा, तुम उसके घर की तलाशी लो। परमिशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन कभी कभी अच्छाई को बचाने के लिए गलत कदम उठाने पड़ जाते हैं। तुम समझदार हो, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अमित दोबारा से राणा के पास जाता है और उससे पियानो क्लास के बारे में पूछता है कि मैंने सुना दीप्ति पियानो क्लास लेती थी। तो राणा कहता है हाँ वो लेती थी, मैं ही उसको छोड़ने जाता था। उसका टीचर बोस नाम का बंदा है, मैं अच्छे से तो नहीं जानता बोस को, लेकिन मुझे बोस और दीप्ति के बीच कुछ तो चलता हुआ महसूस होता था। हाँ कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन कुछ तो था दोनों के बीच में। ये सुनकर अमित अपने खबरी को बॉस के पीछे लगा देता है। पता चलता है कि खबरी दीप्ति की हत्या वाले दिन से ही दूसरे शहर चला गया है। सबूत तो उसके खिलाफ कुछ था नहीं अमित के पास, इसीलिए अमित कुछ कर नहीं पाता, लेकिन खबरी के जरिए उसकी लोकेशन जरूर निकाल लेता है कि बोस रहता कहाँ पे। अब दोस्तों रात को सारा काम खत्म करके अमित घर जा रहा होता है कि तभी कुछ गुंडे उसको घेर लेते हैं। वो सभी उसको मारने के लिए आए हुए थे। लग रहा था मोहल्ले के लोग हैं जो अमित को मारना चाहते हैं ताकि वो राणा के केस को छोड़ दे और राणा को जल्दी से जल्दी फांसी हो जाए। पर तब वहाँ पे वही कांस्टेबल आकर अमित को बचा लेती है। दोस्तों अगले दिन दूसरी सुनवाई होती है और तब कोर्ट में आने के बाद नंदिनी अमित को ही कटघरे में बुलाकर कह देती है, एक हफ्ते पहले आपने राणा और उसकी पत्नी को झगड़ा होते हुए देखा था। सभी मोहल्ले वाले इसके गवाह हैं, तो जरा जज साहब को बताइएगा उस टाइम राणा क्या कर रहा था। तो अमित कहता है कि उस टाइम किसी बात को लेकर राणा और उसकी पत्नी का झगड़ा तो हुआ था, लेकिन वजह किसी को नहीं मालूम। राणा पड़ोस में ही रहता है, मुझे पता है वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर बंदा है। उसने सभी के सामने अपनी पत्नी से कह दिया था कि वो उसकी जान ले लेगा, लेकिन गुस्से में तो सभी कुछ ना कुछ बोल देते हैं मुंह पे। तो नंदिनी जज से कहती है कि माय लॉर्ड बात साफ है, दीप्ति ने मना करने की कोशिश की होगी तो राणा ने उसकी हत्या कर दी और हमने राणा को उसके सीमन रिपोर्ट के हिसाब से ही अरेस्ट किया था, ऐसे ही नहीं उठा लिया उसको। तो अमित दोस्तों पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर से सवाल करता है कि अक्सर पोस्टमार्टम करने में 3 दिन लग जाते हैं, बड़ा केस होने पर 2 दिन में ये करना पड़ता है, लेकिन आपने तो 2-4 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट भी बना दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिपोर्ट में कोई घोटाला हो। लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा वायरल केस था इसीलिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ा। लेकिन जज भी कहता है कि कितना भी जल्दी हो कम से कम 1 पूरा दिन तो लगता ही है रिपोर्ट तैयार करने में, और इस बात को जज अमित के पक्ष में कंसिडर करता है कि सॉलिड सवाल है अमित का। इसके बाद दोस्तों अमित अग्रवाल से सवाल करता है कि आपने कहा कि राणा 9:30 बजे को हड़बड़ी में भागते हुए जा रहा था दीप्ति के घर से और आपने ये दरवाजे के होल से देखा, राइट? तो मैं कहना चाहूंगा आप सारा टाइम दरवाजे के होल से देखते रहते हो क्या, या किसी पर नजर रखनी होती है आपको हर बार? क्योंकि आपका पास्ट रिकॉर्ड भरा हुआ है लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने में, और आप उस टाइम कहीं इसीलिए तो छेद से नहीं देख रहे थे कि मुझे दीप्ति दिख जाए। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? वैसे भी तुम लड़की बाज हो। और इस चीज का अग्रवाल के पास कोई जवाब नहीं होता। अमित जज से कहता है कि माय लॉर्ड अग्रवाल एक अपराधी है, उसका बयान मायने नहीं रखा जा सकता। सिर्फ एक नकली रिपोर्ट के चलते राणा को अरेस्ट कर लिया गया है, जब तक कि हत्या का हथियार तक पुलिस को नहीं मिला या उन्होंने ढूंढने तक की कोशिश नहीं की है। ये सब एक सोची समझी साजिश है माय लॉर्ड, ताकि राणा को फांसी पर लटकाकर असली हत्यारे को बचाया जा सके। दोस्तों नंदिनी उसके हर सवालों को काउंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन जज अमित की बातों को जरा बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसिडर कर लेते हैं, इसीलिए वो अमित को अगली सुनवाई तक का टाइम दे देता है और सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो अब अमित के कहने पर कांस्टेबल ईशा के पास जाती है और उससे अग्रवाल के बारे में पूछती है कि मुझे पता है वो तुम्हें ब्लैकमेल करता है, मैं कांस्टेबल हूँ, तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर बात क्या है। ये सुनकर ईशा उसको सारी बातें बता देती है, लेकिन ये बात थी क्या, हमें आगे पता चलेगा दोस्तों। दूसरी तरफ अमित उन सभी लोगों की एक लिस्ट तैयार कर रहा होता है जिन्हें वो कोर्ट में बुलाकर उनसे पूछताछ करना चाहता है। उन्हीं नामों में बोस का नाम भी शामिल होता है। लिस्ट बनाने के बाद जब अमित घर लौट रहा होता है दोस्तों, तभी उसकी नजर एक अजीब सी बात पे पड़ती है। दीप्ति की माँ चोरी चुपके हरीश से मिलने उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रही होती है। उसके चेहरे पे हल्का सा डर, बेचैनी और टेंशन क्लियरली दिख रही होती है। साफ पता चल रहा होता है दोस्तों कि इस कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ तो ऐसा मौजूद है जो सामने नहीं आ रहा। एक तरफ अमित केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए दिन रात सबूत जोड़ रहा होता है, तो दूसरी तरफ जेल में एक खतरनाक कोशिश चल रही होती है। कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर जेल के अंदर घुस जाते हैं और राणा को मारने की कोशिश करते हैं। मारने का तरीका बिल्कुल ऐसा था कि देखने वाले को लगे कि राणा ने खुद ही आत्महत्या की हो, ताकि बाद में
कोई शक ना रहे। लेकिन किस्मत इस बार राणा पर मेहरबान होती है। जेल के गार्ड को वक्त पर अंदाजा हो जाता है और हल्ला मचाने से पहले वो लोग भाग जाते हैं दोस्तों। राणा की जान बच जाती है, वरना वो फांसी से पहले किसी और के हाथों मारा जाता। अब यहाँ अमित ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे जो वो कोर्ट में पेश करेगा। बस आखिरी काम बचा हुआ था, दीप्ति का घर चेक करना अपने फाइनल कंक्लूजन के लिए। लेकिन ऐसा तो वो अंदर जा नहीं सकता था ना, तो वो पेस्ट कंट्रोल वाला बनकर सीधे घर में घुस जाता है। उस टाइम दीप्ति के पिता मौजूद थे। उन्होंने पेस्ट कंट्रोल को नहीं बुलाया था, लेकिन उन्हें लगा शायद उनकी पत्नी ने बुलाया होगा घर से कीड़े वगैरह हटाने के लिए, इसीलिए वो अमित को अंदर आने देते हैं। और मौके का फायदा उठाते ही अमित बड़े आराम से पेस्ट कंट्रोल का काम करते करते पूरे घर की फोटो और वीडियोस बना लेता है। फिर क्या था दोस्तों, अब अगली सुनवाई में वो कैसे भी करके राणा को निर्दोष साबित करके रहेगा। तो अब कोर्ट में जैसा ही सुनवाई शुरू होती है, अमित सबसे पहले उस बुक वाले को कटघरे में बुलाता है जिससे राणा ने बुक खरीदी थी। वो कहता है कि क्या उस रात राणा आपके पास से बुक्स खरीदने आया था, और अगर आया था तो किस टाइम पर आया था। दुकानदार कहता है कि हाँ, राणा मेरी दुकान पर आया था बुक खरीदने करीब 8:17 पर, क्योंकि उसके आने के टाइम पर मेरे साले का फोन आ गया था मुझे, इसलिए मुझे परफेक्ट टाइम याद है। इसके बाद वो सीधे अपने घर की ओर चला गया था। मेरी दुकान से उसका घर दिखाई देता है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। गवाह तो सही था, बयान भी सही दिया था, लेकिन नंदिनी दुकान वाले को बातों में घुमाकर घबरा देती है कि क्या राणा डेली तुम्हारे पास से ही सामान लेता था? क्या तुम ऐसे ही सभी कस्टमर पर नजर रखते हो जिससे तुम्हें सारी चीजें याद है, एग्जैक्ट टाइम? इस चीज से घबराकर दुकानदार कहने लग जाता है कि हो सकता है वो राणा ना हो, मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं हो, कोई दूसरा आदमी भी हो सकता है और मैंने उसको राणा समझ लिया, ये भी हो सकता है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। अब दोस्तों ये विटनेस अमित का तो गया। अब अमित अगला विटनेस बुलाता है जो कि दीप्ति के घर का केयरटेकर है। वो कहता है कि कुछ दिनों पहले दीप्ति की दोस्त का बर्थडे था, घर पर ही पार्टी रखी गई थी। पार्टी में कुछ बदमाश लड़के भी शामिल हुए थे जो दीप्ति को नशा करवाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। और तब दीप्ति ने राणा को बुलाया क्योंकि वो उसको अपना भाई मानती थी, बड़ा भाई, और राणा ने वहां पर आकर उन बदमाशों को सबक सिखाया ताकि वो दीप्ति को परेशान ना कर सके। सही बात है ना। अमित आगे कहता है दोस्तों कि राणा ने सभी को यही बताया कि दीप्ति और उसका परिवार उसकी अपना जैसा है। एक इंसान जो दीप्ति को अपनी बहन मानता हो, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन नंदिनी तभी तुरंत ऑब्जेक्शन उठा देती है। माय लॉर्ड, आजकल मर्द अपनी खुद की बहनों को नहीं छोड़ रहे, मुंह बोली बहन को कैसे छोड़ेंगे? मर्द समाज तो सिर्फ चलता फिरता मीट का टुकड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों अब ये विटनेस भी काम न आने पर अमित बिल्डिंग वाली बूढ़ी आंटी को बुलाता है। वो आकर कहती है कि मैंने 9 बजे के आसपास किसी आदमी को जल्दी जल्दी घर में भागते हुए देखा था और वो राणा बिल्कुल नहीं था, वो थोड़ा सा पतला था, लेकिन राणा उतना पतला नहीं है। तो नंदिनी कहती है कि दादी जी जरा अपना चश्मा निकाल कर मुझे दिखाइए जरा, मैं भी दूर से आपको पतली लगूंगी। तो जब दादी ऐसा करती है तो सच में उसको नंदिनी थोड़ी सी पतली नजर आती है। नंदिनी फिर जज से कहती है, माय लॉर्ड आप भी ना बेकार की बातों पर भरोसा कर रहे हो। अमित के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है इस केस को लंबा खींचने का। तो जज भी कहता है कि देखो अमित, ये फाइनल वार्निंग है, अगली सुनवाई इस केस की आखिरी होगी, तब तक अगर कोई सॉलिड सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो मैं केस का फैसला सुना दूंगा। ये सुनकर अब अमित परेशान होकर चला जाता है कि क्या करूं। इसके बाद दोस्तों अमित कांस्टेबल और खबरी दोनों को हरीश के कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज देता है ताकि वो लोग वहां से कुछ जानकारी इकट्ठा कर सके। दोनों मजदूर जैसा होलिया बनाकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें कई सारे सिगरेट के पैकेट्स नजर आते हैं, मानो कोई तो है जो काफी टाइम से यहाँ मौजूद है, जिसने ढेर सारी सिगरेट पी के रखी हुई है। और बात की तह तक जाने के लिए दोनों पूरी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग की तलाशी लेने लग जाते हैं। तब उन्हें वहां पर एक लड़का बैठा हुआ नजर आता है। चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसको देखकर कांस्टेबल और खबरी दोनों दंग रह जाते हैं दोस्तों। और इधर अमित दीप्ति की बिल्डिंग के आसपास धंधा लगाने वालों से पूछताछ कर रहा होता है। लॉन्ड्री वाले, सब्जी वाले, चाय वाले, सिक्योरिटी गार्ड और रात की शिफ्ट वाले लोग। अमित का एक एक सवाल इस बात पर फोकस्ड होता है कि क्या किसी ने उस रात कोई अजीब हरकत, कोई अनजाना आदमी, कोई हंगामा या कोई व्हीकल नोटिस किया। पूछताछ के दौरान दोस्तों अमित को कुछ अहम बातें पता चलती है जो केस की डायरेक्शन बदल सकती हैं। लेकिन तब भी अमित टेंशन में ही होता है कि अगली सुनवाई में पता नहीं क्या होगा, पर कहीं ना कहीं उसे भी उम्मीद होती है कि इस बार पक्का केस सॉल्व हो जाएगा। देखते ही देखते सुनवाई वाला दिन आ जाता है दोस्तों। अमित कोर्ट में पहुंचते ही सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर को कटघरे में बुलाता है जिसने राणा को अरेस्ट किया था। अमित शुरुआत से ही ऑफिसर पर सवाल पे सवाल बरसा देता है। अमित कहता है कि माय लॉर्ड, जब हत्या का असली हथियार मिला ही नहीं, तब सिर्फ अग्रवाल जैसे आदमी के कहने पर बिना किसी सॉलिड इन्वेस्टिगेशन के राणा को अरेस्ट कैसे कर लिया गया? घर में 4-4 बेडरूम्स है, लेकिन उनमें प्रॉपर तलाशी तक नहीं ली गई कि वहां पर कोई और था या नहीं। और सबसे बड़ी बात, सीमन की रिपोर्ट 5 घंटे बाद आई, जबकि राणा को बिना किसी सबूत के पहले ही पकड़कर पिटाई शुरू कर दी गई थी। माय लॉर्ड, ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि किसी असली अपराधी को बचाने के लिए जल्दी जल्दी एक बकरा ढूंढा गया, और जब कोई और हाथ ना लगा तो राणा को ही फंसा दिया गया। इसके बाद दोस्तों अमित ईशा को कटघरे में बुलाता है। वहां आने के बाद ईशा एक गहरी सांस लेती है
और फिर वो सच का पर्दाफाश करना शुरू करती है। ईशा कहती है, अग्रवाल काफी टाइम से मुझ पर और दीप्ति पर गंदी नजर रखता था। वो मुझे ब्लैकमेल करता था। डर के मारे मैंने कभी किसी को कुछ बताया नहीं। दीप्ति भी इससे काफी परेशान थी। और फिर ईशा दोस्तों थोड़ी देर रुककर दीप्ति का एक राज खोलती है। वो कहती है कि दीप्ति का अपने ही टीचर मतलब पियानो टीचर बोस के साथ रिलेशनशिप चल रहा था। बोस शादीशुदा है और दीप्ति सिर्फ 17 साल की थी। ये कहना ही काफी था कि कोर्ट रूम में सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वो आगे बताती है, दीप्ति के परिवार वालों ने इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि उनकी बेइज्जती ना हो, लेकिन मैं अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने इस बात का खुलासा किया। अब अमित बोस को कटघरे में बुलाकर कहता है कि बताइए मिस्टर बोस, आपके और दीप्ति के बीच चल रहे रिलेशनशिप में सिर्फ बातें होती थी या फिर संबंध भी बनाए जाते थे? ये सुनकर बोस कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस हम दोनों टीचर स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। थोड़ा सा अच्छे से सिखा दिया तो ईशा को लगने लगा हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। नहीं, सारी बातें झूठी है। और तभी बिल्डिंग वाली आंटी कहती है, ये वो आदमी है जिसको मैंने 9 बजे हड़बड़ी में दीप्ति के घर से भागते हुए देखा था। बूढ़ी आंखें जरूर हैं लेकिन मैं इतना तो पहचान ही सकती हूँ। अमित बोस से कहता है कि क्या आप हत्या वाली रात दीप्ति के घर गए थे 9 बजे के आसपास? बोस तो सीधा मना कर देता है। लेकिन दोस्तों तब अमित जज को बोस के मोबाइल की लोकेशन दिखाता है जिसके मुताबिक वो 8:30 से 9 बजे तक दीप्ति के घर पर ही मौजूद था, जिससे बोस की बात सीधे सीधे झूठी साबित हो जाती है। अब अमित दीप्ति की मां को कटघरे में बुलाकर उसके घर की फोटोज दिखाता है जो उसने पेस्ट कंट्रोल बनने के बाद क्लिक की थी। वो कहता है कि यहाँ पर 2 फोटोज हैं, एक हत्या से पहले और दूसरी हत्या के बाद। दोनों में फर्क इतना है कि इसमें एक कांच का टेबल है जो बदल गया है, मतलब कुछ तो हुआ था टेबल के साथ, इसीलिए उसको निकाल दिया गया। तभी नंदिनी जज से कहती है कि माय लॉर्ड ये क्या बकवास है, अमित के पास कुछ सबूत नहीं है तो वो नाटक कर रहा है। लेकिन अमित अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैंने कबाड़ी वाले से बात की जिसने ये टेबल फेंका था। उसने बताया कि टेबल पर खून लगा हुआ था, खून, और टेबल एक साइड से टूटा भी गया था, इसलिए उसको फेंकने के लिए बुलाया गया। उसे ज्यादा पैसे दिए गए ताकि वो किसी को खून के बारे में ना बता सके। इसका मतलब है माय लॉर्ड की दीप्ति की हत्या इसी टेबल के टूटे हुए कांच से हुई थी। कबाड़ी वाला ये भी कहता है कि उस टाइम सिर्फ एक पुलिस वाला मौजूद था जो दीप्ति के परिवार वालों से बात कर रहा था। उसके बाद बाकी पुलिस वाले आए थे। और दोस्तों ये वही पुलिस वाला है जिसने राणा को सबसे पहले अरेस्ट किया था, मतलब वो बाकी पुलिस वालों के आने से पहले ही घर में मौजूद था, यानी ये भी अपराधी को बचाने की प्लानिंग में साथ दे रहा था। अब अमित दीप्ति की माँ से कहता है, आपका एक बेटा भी है ना रौनक नाम से, वो अभी कहाँ है? तो दीप्ति की माँ कहती है वो लंदन गया हुआ है पढ़ाई के सिलसिले में। ये सुनकर अमित रौनक को कोर्ट रूम में लेके आ जाता है। दोस्तों यही वो लड़का था जिसे कंस्ट्रक्शन साइट पर कांस्टेबल और खबरी ने देखा था। ये देखकर दीप्ति की माँ तो बिल्कुल हैरान। अमित तब रौनक से कहता है, देखो तुम उस रात 9 बजे घर गए थे या नहीं, I mean, आए थे या फिर नहीं, क्योंकि लॉन्ड्री वाले ने तुम्हें 9 बजे घर पर जाते हुए देखा था। तो क्या उस टाइम तुमने घर में अकेले दीप्ति और बोस को देखा था? तो रौनक कहता है, हाँ मैंने उन दोनों को देखा था। जिस पे अमित कहता है, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तुम्हारी छोटी बहन उस 33 साल के शादीशुदा आदमी के साथ घर में अकेली मौजूद है तो तुम्हें बुरा तो लगा होगा ना? और फिर तो रौनक सब कुछ सच बताने को तैयार हो जाता है कि हाँ मैंने ही मारा है अपनी बहन को। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे से भर चुका था। और अब दोस्तों हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। तो उस रात राणा के जाने के बाद दीप्ति ने बोस को घर पर बुलाया क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में थे। बोस आया और उन दोनों ने संबंध बनाए, लेकिन तभी रौनक घर पर पहुंचा। उसने ये सब देखा तो बोस को थप्पड़ मारकर घर से भगा दिया। इसीलिए बोस तो जल्दी जल्दी 9 बजे घर से भाग गया था। रौनक को इतना गुस्सा आया अपनी बहन पर कि उसने एक जोरदार थप्पड़ उसको खींच कर मारा, जिससे दीप्ति सीधे टेबल से टकराई, कांच टूटा, उसकी गर्दन में घुसा, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और तब घर पर दीप्ति के माता पिता आए। उन्होंने ये देखा तो एकदम हैरान। दीप्ति की माँ बेटी के जाने के बाद बेटे को आजीवन कारावास में नहीं देखना चाहती थी। उसको पता था कि राणा सबसे आखिरी में चाबी देने घर पर आता है, इसलिए उसने बेचारे राणा को फंसाना बेहतर समझा। दीप्ति के अंदर से मिलने वाला सीमन बोस का था, लेकिन पैसे खिलाकर रिपोर्ट बदल दी गई। इसमें उस पुलिस ऑफिसर ने भी इन लोगों का साथ दिया। रौनक को छुपना भी था, जहां से कोई उसको ढूंढ ना सके, तो उसको हरीश के कंस्ट्रक्शन साइट पर छुपा दिया गया। इन जालिम लोगों ने कैसे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी जो उन्हें अपने परिवार की तरह मानता था। लेकिन अमित ने राणा की जिंदगी बचा ली और सच्चाई की जीत हुई। दोस्तों इस केस में जो भी लोग शामिल थे, जज उनको उनके अपराध के मुताबिक सजा सुनाता है और ये कहते हुए केस को बंद कर देता है कि सच को देर हो सकती है पर हार नहीं होती। और आज इस कोर्ट रूम ने सिर्फ एक केस का फैसला नहीं दिया, बल्कि एक बेगुनाह को उसकी सांसें वापस दी हैं। याद रखिए, कानून अंधा हो सकता है लेकिन इंसाफ को अंधा बनाने की हिम्मत किसी में नहीं। इतना कहकर जज चला जाता है और राणा को रिहा करके सब खुश होते हैं।
पत्नी को बेचारा खो चुका था, कम से कम अपनी बेटी से मिल पाता है। नंदिनी भी अमित को कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है और कहती है कि मैं हमेशा मर्द समाज से नफरत करती थी कि वो बुरे होते हैं, लेकिन आज तुमने मेरे ऊपर से ये सारी गंदी सोच गलत सोच निकाल दी मेरी, और आज तुम्हारी वजह से मेरे अंदर मर्द समाज के लिए इज्जत बढ़ गई है। सल्यूट है तुम जैसे वकील को। नंदिनी को नहीं पता था कि पोस्टमार्टम वगैरह सब फेक है। उसको जैसे सबूत दिए गए थे उसी के हिसाब से वो केस लड़ रही थी। अपनी जगह वो भी ठीक थी, लेकिन अब उसको एहसास हो चुका है कि वो बुराई का साथ दे रही थी। इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज यहाँ पे खत्म होती। बाकी आप बताइए आपको मजा आया क्या? मजा आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।